प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी व्याकरण पार्ट 7 लेकर के मैं आया हूँ। आज का हमारा प्रकरण रहेगा अव्यय शब्द। अव्यय शब्द हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में चर्चा की थी। तो विकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, परिभाषा लिखेंगे। अव्यय की परिभाषा, अव्यय शब्द क्या होते हैं, लिखिए परिभाषा। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक पुरुष का कोई प्रभाव, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। उसे अव्यय शब्द कहते हैं। उतारे परिभाषा। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। देखो, जैसे अव्यय शब्द, जैसे अव्यय शब्दों में यथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, आदि बहुत सारे हैं। अरे ये अव्यय शब्द है, इनके ऊपर लिंग वचन कारक पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे आप लिखेंगे अव्यय शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है। भाई अव्यय शब्द तो हैं, लेकिन अव्यय शब्द हैं उनका भी बंटवारा किया गया है कि अव्यय शब्दों के भेद कितने हैं, अव्यय शब्दों के प्रकार कितने हैं। तो अव्यय शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब 4 भाग देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 लिखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा भाग है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक। तीसरा है संबंध बोधक। और चौथा भाग है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। आ रही बात समझ में? अव्यय शब्दों के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब विद्यार्थियों, मैं एक एक के बारे में, एक एक भाग के बारे में आपको
विस्तृत चर्चा के माध्यम से समझा रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो आप नंबर 1 लगा करके लिखें क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के बारे में हम जानेंगे। क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो अव्यय शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं। क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समझना, जो अव्यय शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उतारे आप लिखे। एक मिनट थोड़ा सा इसमें, हाँ थोड़ा सा एक मिनट में इसकी जो अव्यय शब्द क्रिया के होने, एक मिनट, जो अव्यय शब्द क्रिया के होने का बोध करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया के होने का बोध करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उतार लो अब। जैसे देखो, जैसे क्रिया के होने का, जैसे राधा धीरे धीरे चल रही है। राधा धीरे धीरे चल रही है। तो क्रिया कैसे, चलने की क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हुई क्रिया विशेषण की परिभाषा। अब विद्यार्थियों, जो ये क्रिया विशेषण है उसके भी भेद हैं। उसके भी क्या है? भेद है। तो आप लिखना, मैं ऊपर लिखना शुरू कर रहा हूं। आप हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। नंबर 1 लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा लिखो। कालवाचक क्रिया विशेषण की आप परिभाषा लिखेंगे कि जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय
होने के समय को सूचित करता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या समझे कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय को सूचित करता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समय के बारे में जो सूचित करने वाला है ना उसको, जैसे देखो सीता कल आएगी, इसमें देखो कैसे शब्द आते हैं, मैं लिखवाऊं आज, कल, परसों, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ऐसे कालवाचक विशेषण में ऐसे शब्द आते हैं। जैसे सीता कल आएगी, सीता कल आएगी। विद्यार्थियों ध्यान देना, आएगी तो क्रिया है, जो कल शब्द है वो समय का बोध करवाता है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। समझ में आया कि ये शब्द जो कल है वो क्या है, काल को सूचित करने वाला शब्द है। दिन भर पानी बरसता रहा, दिन भर पानी बरसता रहा। यहाँ पर दिन भर है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय का बोध करवाने वाला विशेषण है। अब दूसरा भेद, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद लिखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण नंबर 1 भेद हो गया, और नंबर 2 लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखो कि जो शब्द क्रिया के स्थान हाँ, परिभाषा लिखनी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का, क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का बोध करवाए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ लिखो, इसमें कैसे आते हैं शब्द, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, है ना, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे हमारे आसपास रहना, इधर उधर मत भागना। छत के ऊपर नृत्य
हो रहा है। तो यहां पर यह स्थान को सूचित कराने वाला क्रिया विशेषण है। बस के आगे आगे, बस के आगे आगे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उतारे। अब जो आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, इसका तीसरा भेद क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लिखो, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की अधिकता व न्यूनता, मतलब उसकी मात्रा, अधिकता व न्यूनता का बोध होता है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की अधिकता व न्यूनता का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखिए आप। इसमें कैसे शब्द आते हैं ध्यान देना। बहुत, खूब, तेज, इस प्रकार के शब्द आते हैं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करना। जैसे रमेश बहुत बोलता है। रमेश बहुत बोलता है। रमेश बहुत बोलता है। दूसरा उदाहरण, बालक खूब पढ़ता है। बालक खूब पढ़ता है। ध्यान देना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की अधिकता व न्यूनता का बोध, क्रिया कितनी हो रही है, कितनी मतलब कम है या ज्यादा है, तो ये ऐसे शब्द आते हैं। अब ये शब्द कि जो क्रिया की जो मात्रा है, उस मात्रा का ज्ञान करवाते हैं। इसके बाद में अगला है क्रिया विशेषण का अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
ये तो हो ही गया ना रीतिवाचक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो ही गया। हाँ, उतारें आप। लिखें अब इसमें रीतिवाचक और देख लो। नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया की रीति के होने का बोध कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बालक अचानक आ गया। बालक अचानक आ गया। भाई क्रिया की रीति कैसे हुई? अचानक। दूसरा उदाहरण, तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया की जो रीति है वो किस प्रकार से हो रही है? तो ये आपने पढ़ा क्या? क्रिया विशेषण। उतारें आप, लिखें। अब इसके बाद में हम अव्यय शब्दों में दूसरा भेद पढ़ेंगे। अव्यय शब्दों में दूसरा भेद पढ़ेंगे। एक भेद हमने पढ़ लिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, वो हम जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे अव्यय शब्दों में जो भेद हैं उनमें दूसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। हाँ, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। बोधक अव्यय, इनको योजक भी बोलते हैं, है ना। योजक का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। इसकी परिभाषा देखो, समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा लिखे आप। जो अव्यय शब्द दो शब्दों
अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द, हाँ लिखे, जो अव्यय शब्द दो शब्दों वाक्यांशों, दो शब्दों वाक्यांशों पदबंधों का वाक्यों को पदबंधों वाक्यों को, हाँ लिखे, पदबंधों वाक्यों को मिलाते हैं, वाक्यों को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लिखिए आप परिभाषा, मैं समझा भी दूं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों वाक्यांशों पदबंधों वाक्यों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें देखो कैसे शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक में और, किंतु, परंतु, बल्कि, इस पर की, इसलिए, ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मोहन खेलने गया किंतु रहीम नहीं आया। यह उदाहरण है समुच्चय बोधक अव्यय का। उतारिए आप इसको, समझें। दूसरा उदाहरण, यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का, और यह मेरे मित्र का, यहाँ पर ये शब्द है ना, वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है। उतारू समुच्चय बोधक अव्यय है, वो दो शब्दों दो वाक्यांशों या दो पदबंधों को जोड़ने का काम करता है। अब हम अव्यय का तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक, यहां लिखता हूं मैं। तीसरा भेद संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा लिखो। जो अव्यय संज्ञा व सर्वनाम, जो अव्यय संज्ञा व सर्वनाम के बाद आते हैं एवं के बाद आते हैं
एवं, है ना, एवं उनका संबंध वाक्य के, एवं उनका संबंध वाक्य, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, उनका संबंध वाक्य के दूसरों शब्दों से बताते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। परिभाषा एक बार मैं आपको और समझा दूं। जो अव्यय संज्ञा व सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरों शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण देखो इसमें, मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे घर के सामने मंदिर है। यह संबंध बताने का काम करता है विद्यार्थी, और सामने शब्द है वो। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। इसमें यह शब्द है वो संबंध बताने का कार्य करता है। ठीक है। अब अव्यय शब्दों का अगला भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप लिखें, अव्यय शब्दों का चौथा भेद है वो विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो अव्यय शब्द विस्मय, मतलब विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, तिरस्कार आदि व्यक्त करते हैं। तिरस्कार आदि व्यक्त करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
उतारो परिभाषा। इसमें कैसे शब्द आते हैं? वाह है, आ है, छी, ऐसे है ना, विस्मय का बोध करवाने वाले शब्द हैं ये। अरे ठीक है, जैसे इसका उदाहरण दूं मैं आपको, वाह है, शाबाश, वाह है, शाबाश बेटा। दूसरा देखो, उदाहरण दूसरा, ओहो, ओहो कैसा चमत्कार है, कैसा चमत्कार है। तो ये शब्द है ना, वो विस्मय का बोध करवाते हैं। इसमें देखो कैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, है ना, ऐसे भाव विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम ये विकारी और अविकारी पूरे शब्द हैं वो पढ़ चुके हैं। और हमारा जो मुख्य चैप्टर था व्याकरण का, उस व्याकरण में पद परिचय को लेकर हमने ये जानकारी ग्रहण की है। पद परिचय को लेकर के विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। और अब हम है वो पद परिचय करना सीखेंगे। तो देखो, पद परिचय आप किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम है वो संज्ञा का पद परिचय करना जानेंगे। किसका पद परिचय करना जानेंगे? संज्ञा का। अब आप नया पॉइंट डालेंगे, क्या? पद परिचय के बिंदु। और पद परिचय के बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। देखो, संज्ञा का पद परिचय करने से पूर्व हमारे को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। संज्ञा का पद परिचय देते समय नंबर 1 संज्ञा का भेद लिखेंगे। संज्ञा का भेद। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे? संज्ञा का पद परिचय देते समय लिंग। एक बार ध्यान देना विद्यार्थियों, संज्ञा का भेद। संज्ञा के भेद के अंतर्गत में मैंने आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक के 2 भेद, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक पढ़ाई थी। तो वो भेद आ जाएंगे। लिंग। लिंग मैंने आपको पढ़ा दी है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन। वचन आपको पढ़ा दिए, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद में कारक, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कारक, तो संज्ञा का पद परिचय देते समय हम कारक भी लिखेंगे, है ना। जो कारक
8 बताए हुए हैं, तो उनके कौन से चिन्ह या किस कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। इन बिंदुओं के आधार पर हम संज्ञा का क्या देंगे विद्यार्थियों, पद परिचय देंगे। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लिखना। उदाहरण, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है। अब विद्यार्थियों, आप सबसे पहले तो इसमें जो संज्ञा शब्द हैं उनको रेखांकित कीजिए और उसके बाद में इसका पद परिचय देंगे जो बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब देखना, तो यहां पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। मोहन संज्ञा शब्द है, बाजार संज्ञा शब्द है। जब हम संज्ञा का ही पद परिचय दे रहे हैं तो वाक्य में केवल संज्ञा शब्दों को ही छांटेंगे। अब लिखेंगे क्या, मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन, और एक बाजार है। ये दो क्या है भाई, संज्ञा शब्द है, इनका हम पद परिचय करने जा रहे हैं। तो परीक्षा में ऐसा आए तो आप क्या करेंगे, लिखना मोहन में कौन सी संज्ञा है भाई, संज्ञा के भेद के अंतर्गत बताएंगे। मोहन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें कोई दो बिंदु लिखने होते हैं। लिंग, मोहन में कौन सी लिंग है, पुल्लिंग। फिर वचन, मोहन एक वचन या बहुवचन, एक वचन है। मोहन बाजार जाता है, एक वचन है। कारक, मोहन बाजार जाता है, तो कौन सा कारक है भाई, कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब मोहन का पद परिचय क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा शब्द है बाजार। अब बाजार का इसी तरीके से हम क्या देंगे वे विद्यार्थियों, पद परिचय। तो देखिए, आप दिमाग लगा करके देखना, बाजार में संज्ञा का भेद कौन सा है, बाजार में कौन सी संज्ञा आएगी, हाँ कौन सी आई बाजार में, जातिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। अब लिंग बताओ, बाजार में कौन सी लिंग है, पुल्लिंग। बाजार एक वचन, अच्छा। कारक, देखो हम लिखेंगे बाजार में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लिंग पुल्लिंग, समझ में आ रहा है विद्यार्थियों, पुल्लिंग। वचन, बाजार एक वचन, एक वचन। कारक, मोहन बाजार जाता है, तो भाई कारक आप बता दो और न बताएं तो भी काम चलेगा, ठीक है। सोच करके बताना चाहिए तो आप बता दो। भाई बाजार में गया है तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। बाजार जाता है में ही तो जाएगा अंदर, ठीक है। संज्ञा का पद परिचय करना इसी प्रकार से करना है, सीख गए होंगे। और अन्य उदाहरण है वो अभ्यास प्रश्न वाले आएंगे, उसमें और बता दूंगा, ठीक है।
अब संज्ञा का पद परिचय पूरा हो गया। आपको करना सिखाना था कि संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार से देना है। अब इसके बाद में सर्वनाम का पद परिचय। किसका पद परिचय? सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय। अब सर्वनाम शब्दों का हम क्या देंगे भाई? पद परिचय देंगे। ठीक है, तो देना शुरू करो। कैसे देंगे? सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद। सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाए तो उसमें सर्वनाम का भेद आपको बताना है। सर्वनाम के जो आपको 6 भेद पढ़ाए ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, है ना। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम का भेद। नंबर 2 क्या लिखेंगे? वचन, कारक, लिंग। वही है ना, उसमें बात आई थी ना, वही बातें इसमें लिखेंगे। लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, कारक, मतलब वही संज्ञा वाली स्थिति इसमें आएगी। और वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध भी लिख सकते हैं। वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध कोई होगा तो बता देंगे। अन्य शब्दों से, वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध। अब देखो, एक वाक्य लेते हैं सर्वनाम का। एक वाक्य है हमारे पास सर्वनाम का। वह कौन थी जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे? वह कौन थी जिससे तुम कल पढ़ा रहे थे? वह कौन थी जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे, है ना। वह कौन थी जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे। अब विद्यार्थियों, इस वाक्य में आपको सर्वनाम शब्द देखने हैं। क्या देखने हैं? सर्वनाम शब्द। तो इसमें 3 शब्द हैं। सर्वनाम शब्द कितने हैं? 3। वह, जिसे, तुम, ये सर्वनाम शब्द है ना। हम इनका क्या देंगे? पद परिचय। तो यहां लिखो वह। अब वह के बारे में अपने को बिंदु लिखने हैं। वह के बारे में क्या लिखने हैं? बिंदु। तो लिखो सर्वनाम का भेद। वह कौन थी? वह कौन थी? तो कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी 3 भेद पढ़ाए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अपना सर्वनाम का भेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद में वह कौन थी, तो इसमें लिंग, वह कौन थी, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इसके बाद में वचन, तो बताओ वचन, एक वचन, एक वचन। वह कौन थी, ठीक है, एक वचन। कर्ता कारक, कर्ता कारक। आप देंगे जिसे, किसका पद परिचय देंगे, जिसे। आप ध्यान देना विद्यार्थियों, जिसे शब्द का सर्वनाम के आधार पर पद परिचय दे रहे हैं
तो सर्वनाम का भेद बताओ, जिसे में कौन सा सर्वनाम जो आपने पढ़े थे, संबंधवाचक आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब विद्यार्थियों लिंग है ना, जिसे बताओ पुल्लिंग, जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे, जिसे तुम मतलब जिसे तुम, तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है भाई, पुल्लिंग। इसके बाद में लिंग हो गया पुल्लिंग, इसके बाद में वचन, एक वचन, एक वचन भाई, जिसे तुम पढ़ा रहे थे क्या हो गया, एक वचन। कारक तुम पढ़ा रहे थे, कर्ता कारक, कर्ता कारक, और पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे, कर्ता की क्रिया, कर्ता की क्रिया हो गई भाई, पढ़ा रहे थे वो क्या हो गई, क्रिया। तो इस प्रकार से सर्वनाम का पद परिचय दिया जाता है। विद्यार्थियों, सर्वनाम का पद परिचय देते समय सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध, आपको कोई दो बिंदु लिखने होते हैं, उनमें सबसे मुख्य बिंदु ये भेद वाला अवश्य लिखे, उसके बाद में अन्य आप लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद में पद परिचय, हम विशेषण का पद परिचय, इसको मैं हटा दे हूं, विशेषण का पद परिचय। अब हम देंगे विशेषण का पद परिचय। जैसे संज्ञा का सीखा है, सर्वनाम का सीखा है, वैसे ही विशेषण का आपको सीखना है। विशेषण का पद परिचय लिखे आप, विशेषण का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय। अब विशेषण का पद परिचय है वो कितने आधारों पर देंगे, वही बात है अपनी कि विशेषण के भेद। नंबर 1, विशेषण के भेद। एक तो ये पॉइंट जिसमें विशेषण आपको पढ़ाए थे ना मैंने, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है। और दूसरा हम वही बात करेंगे, कौन सी, लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, कारक। उतारें आप, लिंग, वचन, कारक, विशेष शब्द, विशेषण की अवस्था। विशेष शब्द और लिखना चाहें तो विशेषण, विशेषण की अवस्था, ये भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। अपना उदाहरण है, ध्यान देना, राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। वाक्य है, राधा जयपुरी साड़ी पहनती है, पहनती है। राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको इसमें विशेषण शब्द है उनको देखना है, भाई विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द है वो, ये विशेषण शब्द है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं ना। तो साड़ी की विशेषता कैसी, जयपुरी है। तो आप लिखें जयपुरी, यहां क्या लिखेंगे, जयपुरी।
अब आपको क्या लिखना है, इन आधारों पर पद परिचय देंगे। विशेषण के भेद, इसमें कौन सा विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब क्या बताना है आपको, लिंग वचन कारक बताना है। लिंग, भाई जयपुरी साड़ी है तो लिंग क्या होगा, जयपुरी साड़ी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब जयपुरी साड़ी कितनी है, साड़ी पहनती है, एक है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन, एक वचन। अब इसके बाद में क्या, कारक, तो कारक क्या हो जाएगा, जयपुरी साड़ी पहनती है, कर्ता कारक हो जाएगा। मूलावस्था और साड़ी क्या है, साड़ी विशेष्य, साड़ी क्या है, विशेष्य है। उतारे आप लिखे, उतारे, और इसका और उदाहरण अभ्यास प्रश्नों में और बता देंगे आपको। अब इसके बाद में आप संज्ञा का हो गया, सर्वनाम का हो गया और विशेषण का हो गया। अब क्रिया विशेषण का पद परिचय, क्रिया का कर लेते हैं पहले, क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय। विद्यार्थियों, क्रिया का भी पद परिचय करना आपको सीखना है। तो इसमें सबसे पहले वही क्रिया के भेद, क्रिया के भेद आपको बताने पड़ेंगे। किस वाक्य में क्रिया कौन सी है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त है, नाम धातु, पूर्वकालिक, वाच्य है ना। ये पूर्व की कक्षा की बातें भाई, वाच्य क्रमवा है ना, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ऐसे वाच्य। फिर लिंग वचन काल, लिंग वचन काल और वाक्य में शब्दों से संबंध लिखे, अन्य शब्दों से संबंध हो तो बता देंगे, अन्य शब्दों से संबंध। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्रिया का पद परिचय करना सीखेंगे अपन। तो अपना वाक्य है, कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। ये वाक्य आप उतारे, कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। हाँ लिखे, उतारे ये वाक्य। अब विद्यार्थियों, इसमें आपको
क्रिया शब्द छांटने हैं। कौन से शब्द छांटने हैं? क्रिया शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से आप देखें और जो क्रिया शब्द हैं उनकी पहचान करें। कुछ मिले शब्द, क्रिया शब्द। देखो, जाएगी, लाएगी, ये क्रिया शब्द है। क्रिया है ना वाक्य में ये, तो हम ये लिख लेते हैं यहां पर जाएगी, जाएगी। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, क्रिया के भेद। कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। इस वाक्य में ये देखो कि क्रिया के भेद जो आपने पढ़े थे ना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, है ना, तो वहां आप ध्यान देंगे कि कांता शहर जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया है? इतना ही वाक्य है पहले, कांता शहर जाएगी। अकर्मक क्रिया कैसे? तो हाँ, आपको क्या किसको लगा करके देखेंगे तो उत्तर नहीं आ रहा, तो कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अब इसके बाद में वाच्य कौन सा होगा? पढ़े होंगे, कृतवाच्य। कांता शहर जाएगी, केवल कर्ता पर जोर है तो क्या हो गया? कृतवाच्य। जब कर्ता पर ही जोर दिया जाए, है ना, वाक्य में, तो कृतवाच्य होता है। फिर देखो लिंग। कांता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। वचन एक वचन, उतारते जाइए आप। हाँ, शहर जाएगी, काल, भविष्यत काल। जाएगी, भविष्यत काल, भविष्यत काल। और अन्य वाक्यों से संबंध है तो क्या जाए, है ना, कांता करता जाएगी क्रिया। कांता करता वह जाएगी क्रिया, वह जाएगी क्रिया। ठीक है, अभी इसका भी पद परिचय दे दें क्या, और अच्छा समझ में आ जाए। लाएगी, इसका तो दे दिया, लाएगी लिखो, इसका भी आप लिख ले, मैं लिखवा दूं आपको, समझा समझा करके आप लिख लेंगे, है ना। क्या? जरूरी सामान लाएगी, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसमें भी कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया, वो एक कृतवाच्य होगा। भविष्यत काल, लाएगी, स्त्रीलिंग एक वचन है ही। लाएगी क्रिया का कर्ता, कांता और कर्म जरूरी सामान है। तो इस प्रकार क्रिया का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण का पद परिचय, अब किसका देंगे हम? क्रिया विशेषण का पद परिचय। जो पढ़ाए हैं मैंने आपको, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का पद परिचय, क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण का पद परिचय हमें किस आधार पर देंगे? इसमें मुख्यतः दो ही बातें हैं। क्रिया विशेषण का भेद, इसमें दो ही बातें हैं। एक तो क्रिया विशेषण, क्रिया
विशेषण का भेद। क्रिया विशेषण का एक तो भेद बताना पड़ेगा इसमें, और नंबर 2 बात बतानी पड़ेगी इसमें, क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध। क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध। ठीक है, ये दो ही बात है, क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध। अब एक वाक्य से अपन समझेंगे इस बात को, भाई किस प्रकार से क्रिया विशेषण का पद परिचय दिया जाता है। बालक धीरे चलने लगा। बालक धीरे चलने लगा। बालक धीरे चलने लगा। युवक तेज दौड़ा। युवक तेज दौड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, ये वाक्य है और हम क्रिया विशेषण के आधार पर इसका पद परिचय देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो क्रिया विशेषण शब्द है उनको है ना रेखांकित करेंगे। तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां लिख देंगे क्या, धीरे। अब क्या देंगे, क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो क्रिया विशेषण का भेद बताइए विद्यार्थियों, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। हाँ है ना, अभी पढ़ाए थे ना, अब थोड़ी देर पहले ही अब ये शब्द पढ़ाए थे कि उनमें देखना है जो 4 भेद थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। तो इनमें देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलने लगा। चलने लगा क्रिया की विशेषता। चलने लगा क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। भाई क्रिया है ना, ये क्रिया है, इसकी विशेषता बताई गई है। तो यह कि किसके आधार पर हुआ, क्रिया विशेषण का पद परिचय। अगला तेज शब्द है ना विद्यार्थियों, तेज। अब तेज के बारे में लिखो आप, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दौड़ा क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, अब एक वाक्य लिखो आप। हाँ, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। ऊंची पर्वतमाला है। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। अगर विद्यार्थियों इसमें केवल सोमेश्वर शब्द को रेखांकित कर दे में, कौन से शब्द को, सोमेश्वर, तो सोमेश्वर शब्द को आप देखेंगे तो मैंने जो पद परिचय बताया उसके आधार पर आप क्या बताएंगे कि सोमेश्वर संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है या अव्यय शब्द है। तो इसमें सोमेश्वर है ना वो संज्ञा शब्द है।
फिर उसका पद परिचय देंगे संज्ञा के आधार पर सोमेश्वर का। सोमेश्वर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लिंग, वचन, कारक, अन्य संबंध आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, पद परिचय। अब मैं आपको कुछ वाक्य लिखवा रहा हूं, आप लिखें और जिस आधार पर पद परिचय पूछा जाए उन शब्दों को रेखांकित कर लेंगे और आप पद परिचय देना सीखेंगे। तो लिखो वाक्य, धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। आपकी जो पुस्तक है ना सर्जना, उसमें पाठ है ठेले पर हिमालय, वहां का एक वाक्य है। आप इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द को रेखांकित कर लीजिए और पद परिचय देंगे। दूसरा उदाहरण लिखो, ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन दुर्ग है। ये आपके पाठ है ममता, एक कहानी है उसमें। तो इस वाक्य में आप है वो कहा और कौन शब्द को रेखांकित कर लीजिए और उसका आपको पद परिचय देना है। अगला वाक्य लिखे तीसरा, राजा बाग में गया। राजा बाग में गया, इसमें राजा और गया रेखांकित करके आप पद परिचय जैसे मैंने दिया है उसी प्रकार से आप देंगे। लिखें। अगला प्रश्न जो आपको करना है कॉपी में, संज्ञा पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला उदाहरण लिखें, सम्राट अकबर अमरकोट से दिल्ली पहुंचा। सम्राट अकबर अमरकोट से दिल्ली पहुंचा। इस वाक्य में आप सम्राट को रेखांकित करेंगे, सम्राट को रेखांकित करेंगे, अकबर को रेखांकित करेंगे। अगला उदाहरण है, उसका लड़का परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसका लड़का परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इस वाक्य में उसका शब्द है, उसको रेखांकित करेंगे और उसका आप पद परिचय देंगे। धन्यवाद आज की कक्षा में विद्यार्थियों।